मनोहर जी पूना के सरस्वती पाठशाला का मुआयना करने के बाद बाहर निकले तो एक लड़की ने दौड़कर उनका दामन पकड़ लिया। मनोहर जी रुक गए और मोहब्बत से उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या नाम है? लड़की ने जवाब दिया, रिया। मनोहर जी ने उसे गोद में उठा लिया और बोले, तुम्हें कुछ इनाम मिला? लड़की ने उनकी तरफ बच्चों जैसी गंभीरता से देखकर कहा, तुम चले जाते हो, मुझे रोना आता है, मुझे भी साथ लेते चलो। मनोहर जी ने हंसकर कहा, मुझे बड़ी दूर जाना है, तुम कैसे चलोगी? रिया ने प्यार से उनकी गर्दन में हाथ डाल दिए और बोली, जहाँ तुम जाओगे वहीं मैं भी चलूँगी, मैं तुम्हारी बेटी हूँगी। मदरसे के अफसर ने आगे बढ़कर कहा, रिया के पिता को मरे हुए 1 साल हो गया। माँ कपड़े सीती है, बड़ी मुश्किल से गुजर होती है। मनोहर जी के स्वभाव में करुणा बहुत थी। ये सुनकर उनकी आंखें भर आईं। उस भोली प्रार्थना में वो दर्द था जो पत्थर से दिल को पिघला सकता है। बेबसी और यतीमी को इससे ज़्यादा दर्दनाक ढंग से जाहिर करना नामुमकिन था। उन्होंने सोचा, इस नन्हे से दिल में न जाने क्या अरमान होंगे और लड़कियां अपने खिलौने दिखाकर कहती होंगी, वो मेरे पापा ने दिया है। वो अपने पापा के साथ मदरसे आती होगी, उसके साथ मेलों में जाती होगी और उनकी दिलचस्पियों का जिक्र करती होगी। ये सब बातें सुन सुनकर इस भोली लड़की को भी ख्वाहिश होती होगी कि मेरे पापा होते। पापा के प्यार में गहराई और आत्मिकता होती है जिससे बच्चे समझ नहीं सकते। पापा के प्यार में खुशी और चाव होता है जिसे बच्चे खूब समझते हैं। मनोहर जी ने रिया को प्यार से गले लगा लिया और बोले, अच्छा, मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाऊंगा, लेकिन खूब मन लगाकर पढ़ना। अब छुट्टी का वक्त आ गया है, मेरे साथ आओ, तुम्हारे घर पहुंचा दूं। ये कहकर उन्होंने रिया को अपनी मोटर कार में बिठा लिया। रिया ने बड़े इत्मीनान और गर्व से अपनी सहेलियों की तरफ देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें खुशी से चमक रही थी और चेहरा चांदनी रात की तरह खिला हुआ था। मनोहर जी ने रिया को बाजार की खूब सैर कराई और कुछ उसकी पसंद से, कुछ अपनी पसंद से बहुत सी चीज़ें दिलाई। यहाँ तक कि रिया बातें करते करते कुछ थक सी गई और खामोश हो गई। उसने इतनी चीज़ें देखी और इतनी बातें सुनी कि उसका जी भर गया। शाम होते होते रिया के घर पहुँचे और मोटर कार से उतरकर रिया को अब कुछ आराम मिला। दरवाज़ा बंद था। उसकी माँ किसी ग्राहक के घर कपड़े देने गई थी। रिया ने अपने तोहफों को उलटना पुलटना शुरू किया। खूबसूरत रबड़ के खिलौने, चीनी की गुड़िया जरा सा दबाने से चू चू करने लगती और रिया ये प्यारा संगीत सुनकर फूली न समाती थी। रेशमी कपड़े और रंग बिरंगी साड़ियों के कई बंडल थे, लेकिन मखमली बूटे की गुलकारियों ने उसे खूब लुभाया था। उसे उन चीज़ों के पाने की जितनी खुशी थी, उससे ज़्यादा उन्हें अपनी सहेलियों को दिखाने की बेचैनी थी। सुंदरी के जूते अच्छे सही, लेकिन उनमें ऐसे फूल कहाँ हैं? ऐसी गुड़िया उसने कभी देखी भी ना होगी। इन ख्यालों से उसके दिल में उमंग भर आई और वो अपनी मोहिनी आवाज़ में एक गीत गाने लगी। मनोहर जी दरवाजे पर खड़े इस पवित्र दृश्य का आनंद उठा रहे थे। इतने में रिया की माँ अनुपमा कपड़ों की एक पोटली लिए हुए आती दिखाई दी। रिया ने खुशी से पागल होकर एक छलांग भरी और उनके पैरों से लिपट गई। अनुपमा का चेहरा पीला था।
आंखों में हसरत और बेबसी छिपी हुई थी। गुप्त चिंता का संजीव चित्र मालूम होती थी, जिसके लिए जिंदगी में कोई सहारा नहीं। मगर रिया को जब उसने गोद में उठाकर प्यार से चूमा तो जरा देर के लिए उसकी आंखों में उम्मीद और जिंदगी की झलक दिखाई दी। मुरझाया हुआ फूल खिल गया। बोली, आज तू इतनी देर तक कहाँ रही? मैं तुझे ढूंढने पाठशाला गई थी। रिया ने हुमक कर कहा, मैं मोटर कार पर बैठकर बाजार गई थी। वहाँ से बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाई हूँ। वो देखो कौन खड़ा है। माँ ने मनोहर जी की तरफ ताका और लजाकर सिर झुका लिया। बरामदे में पहुँचते ही रिया माँ की गोद से उतरकर मनोहर जी के पास गई और अपनी माँ को यकीन दिलाने के लिए भोलेपन से बोली, क्यों, तुम मेरे पापा हो ना? मनोहर जी ने उसे प्यार करके कहा, हाँ, तुम मेरी प्यारी बेटी हो। रिया ने उनसे मुंह की तरफ याचना भरी आंखों से देखकर कहा, अब तुम रोज यहीं रहा करोगे? मनोहर जी ने उसके बाल सुलझाकर जवाब दिया, मैं यहाँ रहूँगा तो काम कौन करेगा? मैं कभी कभी तुम्हें देखने आया करूँगा, लेकिन वहाँ से तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें भेजूँगा। रिया कुछ उदास सी हो गई। इतने में उसकी माँ ने मकान का दरवाज़ा खोला और बड़ी फुर्ती से मैले बिछावन और फटे हुए कपड़े समेटकर कोने में डाल दिए कि कहीं मनोहर जी की निगाह उन पर ना पड़ जाए। ये स्वाभिमान स्त्रियों की खास अपनी पहचान है। अनुपमा जब इस सोच में पड़ी थी कि मैं इनकी क्या खातिर करूं, उसने मनोहर जी का नाम सुना था। उसका पति हमेशा उनकी बड़ाई किया करता था। वो उनकी दया और उदारता की चर्चाएं अनेकों बार सुन चुकी थी। वो उन्हें अपने मन का देवता समझा करती थी। उसे क्या उम्मीद थी कि कभी उसका घर भी उसके कदमों से रोशन होगा। लेकिन आज जब वो शुभ दिन संयोग से आया तो वो इस काबिल भी नहीं कि उन्हें बैठने के लिए एक मोड़ा दे सके। घर में पान और इलायची भी नहीं। वो अपने आंसुओं को किसी तरह रोक ना सकी। आखिर जब अंधेरा हो गया और पास के ठाकुर द्वारे से घंटों और नगाड़ों की आवाज़ें आने लगी तो उन्होंने जरा ऊंची आवाज में कहा, अनुपमा जी, अब मैं जाता हूँ। मुझे अभी यहाँ बहुत काम करना है। मेरी रिया को कोई तकलीफ ना हो। मुझे जब मौका मिलेगा उसे देखने आऊँगा। उसके पालने पोसने का काम मेरा है और मैं उसे बहुत खुशी से पूरा करूँगा। उसके लिए अब तुम कोई फिक्र मत करो। मैंने उसका वजीफा बांध दिया है और ये उसकी पहली किस्त है। ये कहकर उन्होंने अपना खूबसूरत बटुआ निकाला और अनुपमा के सामने रख दिया। गरीब औरत की आंखों में आंसू जारी थे। उसका जी बरबस चाहता था कि उनके पैरों को पकड़कर खूब रोए। आज बहुत दिनों के बाद एक सच्चे हमदर्द की आवाज़ उसके मन में आई थी। जब मनोहर जी चले तो उसने दोनों हाथों से प्रणाम किया। उसके हृदय की गहराइयों से प्रार्थना निकली, आपने एक बेबस पर दया की है। ईश्वर आपको इसका फल जरूर दे। दूसरे दिन रिया पाठशाला गई। सबने उसे बारी बारी प्यार किया और उसकी सहेलियां उसकी एक एक चीज को आश्चर्य से देखती और ललचाती रहीं। अच्छे कपड़ों में कुछ स्वाभिमान का अनुभव होता है। आज रिया वो गरीब लड़की ना रही जो दूसरों की तरफ विवश नेत्रों से देखा करती थी। आज उसकी एक एक क्रिया से सहस्वोचित गर्व और चंचलता टपकती थी और उसकी जबान एक दम के लिए भी ना रुकती थी। कभी मोटर की तेजी का जिक्र था, कभी बाजार की दिलचस्पियों का बयान।
कभी अपनी गुड़ियों के कुशल मंगल की चर्चा थी और कभी अपने पापा के प्यार की दास्तान। दिल था कि उमंगों से भरा हुआ था। 1 महीने बाद मनोहर जी ने रिया के लिए फिर तोहफे और रुपए रवाना किए। बेचारी विधवा को उनकी कृपा से जीविका की चिंता से छुट्टी मिली। वो भी रिया के साथ पाठशाला आती और दोनों माँ बेटियां एक ही दर्जे में साथ साथ पढ़ती। लेकिन रिया का नंबर हमेशा माँ से अव्वल रहा। मनोहर जी जब पूना की तरफ से निकलते तो रिया को देखने जरूर आते और उनका आगमन उसकी प्रसन्नता और मनोरंजन के लिए महीनों का सामान इकट्ठा कर देता। इसी तरह कई साल गुजरे और रिया ने जवानी के सुहाने हरे भरे मैदान में पैर रखा, जबकि बचपन की भोली भाली अदाओं में एक खास मतलब और इरादों का दखल हो जाता है। रिया अब आंतरिक और बाह्य सौंदर्य में अपनी पाठशाला की शान थी। हाव भाव से आकर्षक गंभीरता, बातों में गीत सा खिंचाव और गीत का आत्मिक रस था। कपड़ों में रंगीन सादगी, आंखों में लाज संकोच, विचारों में पवित्रता। जवानी थी मगर घमंड और बनावट और चंचलता से मुक्त। उसमें एकाग्रता थी जो ऊंचे इरादों से पैदा होती है। स्त्रियोचित उत्कर्ष की मंजिलें वो धीरे धीरे तय करती चली जा रही थी। मनोहर जी के बड़े बेटे कार्तिक कई साल तक अमेरिका और जर्मनी की यूनिवर्सिटी की खाक छानने के बाद इंजीनियरिंग विभाग में मुकाम हासिल करके वापस आए थे। अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में उन्होंने सम्मान का पद प्राप्त किया था। अमेरिका के अखबार एक हिंदुस्तानी नौजवान की इस शानदार कामयाबी पर चकित थे। उन्हीं का स्वागत करने के लिए बंबई में एक बड़ा जलसा किया गया था। इस उत्सव में शरीक होने के लिए लोग दूर दूर से आए थे। सरस्वती पाठशाला को भी निमंत्रण मिला और रिया को मनोहर जी की पत्नी राधिका ने विशेष रूप से आमंत्रित किया। पाठशाला में हफ्तों तैयारियां हुई। रिया को 1 मिनट के लिए भी चैन ना था। ये पहला मौका था कि उसने अपने लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बनवाए। रंगों के चुनाव में वो मिठास थी, काट छांट में वो फबन, जिससे उसकी सुंदरता चमक उठी। राधिका जी उसे लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर मौजूद थी। रिया गाड़ी से उतरते ही उनके पैरों की तरफ झुकी, लेकिन उन्होंने उसे छाती से लगा लिया और इस तरह प्यार किया कि जैसे वो उनकी बेटी है। वो उसे बार बार देखती थी और आंखों से गर्व और प्रेम टपक पड़ता था। इस जलसे के लिए ठीक समुंदर के किनारे एक हरे भरे सुहाने मैदान में एक लंबा चौड़ा सामियाना लगाया गया था। एक तरफ आदमियों का समुद्र उमड़ा हुआ था, दूसरी तरफ समुद्र की लहरें उमड़ रही थी। जब उपस्थित लोगों ने रिया के आने की खबर सुनी तो हजारों आदमी उसे देखने के लिए खड़े हो गए। यही तो वो लड़की है जिसने अब की शास्त्री की परीक्षा पास की है। जरा उसके दर्शन करने चाहिए। अब भी इस देश की स्त्रियों में ऐसे रतन मौजूद हैं। भोले भाले देश प्रेमियों में इस तरह की बातें होने लगी। शहर की कई प्रतिष्ठित महिलाओं ने आकर रिया को गले लगाया और आपस में उसके सौंदर्य और उसके कपड़ों की चर्चा होने लगी। आखिर में मिस्टर कार्तिक जी तशरीफ लाए। हालांकि वो बड़ा श्रेष्ठ और गंभीर उत्सव था, लेकिन उस वक्त दर्शन की उत्कंठा पागलपन की हद तक जा पहुंची थी। एक भगदड़ सी मच गई। कुर्सियों की कतारें गड़बड़ हो गईं। कोई कुर्सी पर खड़ा हुआ, कोई उसके हत्थों पर। कुछ मनचले लोगों ने सामियानों की रस्सियां पकड़ी और उन पर जा लटके।
कई मिनट तक यही तूफान मचा रहा। कहीं कुर्सियां टूटी, कहीं कुर्सियां उल्टी, कोई किसी के ऊपर गिरा, कोई नीचे। ज्यादा तेज लोगों में धौल धप्पा होने लगा। तब बीन की सुहानी आवाजें आने लगी। रिया ने अपनी मंडली के साथ देश प्रेम में डूबा हुआ गीत शुरू किया। सारे उपस्थित लोग बिल्कुल शांत थे और उस समय वो सुरीला राग, उसकी कोमलता और स्वच्छता, उसकी प्रभावशाली मधुरता, उसकी उत्साह भरी वाणी दिलों पर वो नशा सा पैदा कर रही थी, जिससे प्रेम की लहरें उठती हैं, जो दिल में बुराइयों को मिटाता है और उससे जिंदगी की हमेशा याद रहने वाली यादगारें पैदा हो जाती हैं। गीत बंद होने पर तारीफ की एक आवाज न आई, वहीं ताने कानों में अब तक गूंज रही थी। गाने के बाद विभिन्न संस्थाओं की तरफ से अभिनंदन पेश हुए और तब मनोहर जी ने लोगों को धन्यवाद देने के लिए खड़े हुए, लेकिन उनके भाषण से लोगों को थोड़ी निराशा हुई। यूं दोस्तों की मंडली में उनके बोलने के आवेग और प्रवाह की कोई सीमा न थी, लेकिन सार्वजनिक सभा के सामने खड़े होते ही शब्द और विचारों दोनों ही उनसे बेवफाई कर जाते थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से धन्यवाद के कुछ शब्द कहे और तब अपनी योग्यता की लज्जित स्वीकृति के साथ अपनी जगह पर आ बैठे। कितने ही लोग उनकी योग्यता पर ज्ञानियों की तरह सिर हिलाने लगे। अब जलसा खत्म होने का वक्त आया। वो रेशमी हार जो सरस्वती पाठशाला की ओर से भेजा गया था, मेज पर रखा हुआ था। उसे हीरो के गले में कौन डाले? प्रेसिडेंट ने महिलाओं की पंक्ति की ओर नजर दौड़ाई। चुनने वाली आंख रिया पर पड़ी और ठहर गई। उसकी छाती धड़कने लगी, लेकिन उत्सव के सभापति के आदेश का पालन आवश्यक था। वो सिर झुकाए हुए मेज के पास आई और कांपते हाथों से हार को उठा लिया। एक क्षण के लिए दोनों की आंखें मिली और रिया ने कार्तिक के गले में हार डाल दिया। दूसरे दिन सरस्वती पाठशाला के मेहमान विदा हुए, लेकिन राधिका जी ने रिया को नहीं जाने दिया। बोली, अभी तुम्हें देखने से जी नहीं भरा, तुम्हें यहाँ एक हफ्ता रहना होगा। आखिर मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। एक माँ से इतना प्यार और दूसरी माँ से इतना अलगाव। रिया कुछ जवाब ना दे सकी। ये सारा हफ्ता राधिका जी ने उसकी विदाई की तैयारियों में खर्च किया। 7वें दिन उसे विदा करने के लिए स्टेशन तक आई। चलते वक्त उससे गले मिली और बहुत कोशिश करने पर भी आंसुओं को रोक न सकी। कार्तिक भी आए थे। उनका चेहरा उदास था। राधिका जी ने उनकी तरफ सहानुभूतिपूर्ण आंखों से देखकर कहा, मुझे ये तो ख्याल ही ना रहा। रिया, क्या यहाँ से पूना तक अकेली जाएगी? क्या हर्ज है? तुम ही चले जाओ, शाम की गाड़ी से लौट आना। कार्तिक के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, जो इन शब्दों में ना छिप सकी। अच्छा, मैं ही चला जाऊंगा। वो इस फिक्र में थी कि देखे विदाई की बातचीत का मौका भी मिलता है या नहीं। अब वो खूब जी भरकर अपना दर्द दिल सुनाएंगे और मुमकिन हुआ तो उस लाज संकोच को जो उदासीनता के पर्दे में छुपी हुई है मिटा देंगे। अनुपमा को अब रिया की शादी की फिक्र पैदा हुई। पड़ोस की औरतों में उसकी चर्चा होने लगी थी। लड़की इतनी सयानी हो गई है, अब क्या बुढ़ापे में ब्याह होगा? कई जगह से बात आई। उनमें कुछ बड़े प्रतिष्ठित घराने थे, लेकिन जब अनुपमा उन पैमानों को मनोहर जी के पास भेजती तो वे यही जवाब देते कि मैं खुद फिक्र में हूँ। अनुपमा को उनकी ये टाल मटोल बुरी मालूम होती थी। रिया को बंबई से लौटे महीना भर हो चुका था।
एक दिन वो पाठशाला से लौटी तो उसे अम्मा की चारपाई पर एक खत पड़ा हुआ मिला। रिया पढ़ने लगी। लिखा था, बहन, जब से मैंने तुम्हारी लड़की को बम्बई में देखा है मैं उस पर रीझ गई हूँ। अब उसके बगैर मुझे चैन नहीं है। क्या मेरा ऐसा भाग्य होगा कि वो मेरी बहू बन सके? मैं गरीब हूँ, लेकिन मैंने मनोहर जी को राजी कर लिया है। तुम भी मेरी ये विनती कबूल करो। मैं तुम्हारी लड़की को चाहे फूलों की सेज पर ना सुला सकूं, लेकिन इस घर का एक एक आदमी उसे आंखों की पुतली बनाकर रखेगा। अब रहा लड़का, माँ के मुंह से लड़के का बखान कुछ अच्छा नहीं मालूम होता, लेकिन ये कह सकती हूँ कि परमात्मा ने ये जोड़ी अपने हाथों से बनाई है। सूरत में, स्वभाव में, विद्या में, हर दृष्टि में वो रिया के योग्य है। तुम जैसे अपना इत्मीनान कर सकती हो। जवाब जल्द देना। और क्या लिखूं? नीचे थोड़े से शब्दों में मनोहर जी ने उस पैगाम की सिफारिश की थी। रिया गालों पर हाथ रखकर सोचने लगी। कार्तिक की तस्वीर उसकी आंखों के सामने आ खड़ी हुई। उनकी वो प्रेम की बातें जिनका सिलसिला बंबई से पूना तक नहीं टूटा था, कानों में गूंजने लगी। उसने एक ठंडी सांस ली और उदास होकर चारपाई पर लेट गई। सरस्वती पाठशाला में एक बार फिर सजावट और सफाई के दृश्य दिखाई दे रहे थे। आज रिया की शादी का शुभ दिन था। शाम का वक्त, बसंत का सुहाना मौसम। पाठशाला के दारो दीवार मुस्कुरा रहे हैं और हरा भरा बगीचा फूला नहीं समाता। चंद्रमा अपनी बारात लेकर पूरब की तरफ से निकला। उसी वक्त मंगलाचरण का सुहाना राग उस रुपहली चांदनी और हल्के हल्के हवा के झोंकों में लहरें मारने लगा। दूल्हा आया। उसे देखते ही लोग हैरत में आ गए। ये कार्तिक थे। दूल्हा मंडप के नीचे गया। रिया की माँ अपने आप को रोक न सकी। उसी वक्त जाकर मनोहर जी के पैरों पर गिर पड़ी। रिया की आंखों से प्रेम और आनंद के आंसू बहने लगे। मंडप के नीचे हवन कुंड बना था। हवन शुरू हुआ। खुशबू की लपेटें हवा में उठी और सारा मैदान महक गया। लोगों के दिलो दिमाग में ताजगी की उमंग पैदा हुई। फिर संस्कार की बारी आई। दूल्हा और दुल्हन ने आपस में हमदर्दी, जिम्मेदारी और वफादारी के पवित्र शब्द अपनी जबानों से कहे। विवाह की वो मुबारक जंजीर गले में पड़ी, जिसमें वजन है, शक्ति है, पाबंदियां हैं, लेकिन वजन के साथ सुख और पाबंदियों के साथ विश्वास है। दोनों दिलों में उस वक्त एक नई बलवान आत्मिक शक्ति की अनुभूति हो रही थी। जब शादी की रस्में खत्म हो गई तो नाच गाने का दौर आया। मोहक गीत गूंजने लगे। मनोहर जी थक कर चूर हो गए। जरा दम लेने के लिए बगीचे में जाकर एक बेंच पर बैठ गए। ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। एक नशा सा पैदा करने वाली शांति चारों तरफ छाई हुई थी। उसी वक्त रिया उनके पास आई और उनके पैरों से लिपट गई। मनोहर जी ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और हंसकर बोले, क्यों, अब तो तुम मेरी अपनी बेटी हो गई। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।